हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा हम एनालिसिस करने वाले हैं कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर 2018 का पेपर, और इसमें हम एनालिसिस करेंगे जनरल स्टडी का पोर्शन। जनरल स्टडीज के अंदर 2018 में लगभग 70 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन पेपर को एनालिसिस करने से पहले दो बातें आपको याद रखनी है। हो सकता है आपको डिफरेंट चैनल्स पे बहुत सारी वीडियो मिल जाए जो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर 2018 का पेपर एनालिसिस करें, लेकिन उनका मेन मकसद क्या होता है कि वो क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर बता देते हैं, काम खत्म। लेकिन मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा उसका थॉरोली कंप्लीट एनालिसिस आपको मैं दूंगा। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई एक्स्ट्रा बातें आपको क्या याद रखनी है। अगर आप इस लेवल तक का पेपर एनालिसिस देखना चाहते हैं तब इस वीडियो को देखिएगा। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। पहला क्वेश्चन जो है अर्थ आर के ऊपर पूछा गया है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन अगर देखा जाए इन्वायरमेंट प्लस करंट अफेयर दोनों को आपस में एक ही टाइम पे जोड़ दिया गया है। अर्थ आर, सबसे पहले तो इसमें आर लगा है। अर्थ आर क्या है? ये पूरी दुनिया में चलने वाली एक मूवमेंट है ताकि रेज किया जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके अबाउट द क्लाइमेट चेंज। और क्वेश्चन में पूछा गया कि ये मूवमेंट किस संस्था के द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट करी जाती है, ऑर्गेनाइज करी जाती है। तो ये कंडक्ट करी जाती है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, याद रहे, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा ये कंडक्ट करा जाता है। देखिएगा अर्थ आर होता क्या है, हर एक कंट्री 8:30 बजे से लेकर 8:30 PM से लेकर 9:30 PM यानी कि 1 घंटा लोग जो है अपने यहाँ पर लाइट्स को स्विच ऑफ रखते हैं ताकि बाहर ये मैसेज जा सके कि भाई हम लोग अपने प्लेनेट को बचाने के लिए, अपने ग्रह को बचाने के लिए क्लाइमेट चेंज से जो उसमें बदलाव आ रहे हैं, उसमें जो कमी आ रही है उसके प्रति अवेयर है। क्लियर होगी बात? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार इसको मार्क कर लेना चाहिए। सबसे पहले अर्थ आर जो शुरू हुआ था 2007 में शुरू हुआ था, और ये सबसे पहले बनाया गया था ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में। ओके, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में बनाया गया था सबसे पहले। ये बात आपको याद रखनी है। अर्थ आर जो है नॉर्मली हर साल जो है 26 मार्च या 27 मार्च के करीब आता है। अब आप कहोगे कि सर ये फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि अर्थ आर जो है हर साल लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है। इसका फिक्स होता है। अर्थ आर जो है हर साल लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है, जो तकरीबन 26 या 27 मार्च के बीच में आता है। ये बात भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, यहां पर आपको एक UNEP ऑप्शन दिख रहा है, तो UNEP की फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका जो हेडक्वार्टर है UNEP का, वो आपको मिलेगा कीनिया देश के एक शहर है नैरोबी, जो इसकी राजधानी भी है वहां पर। तो UNEP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और इसका हेड ऑफिस यानी कि हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कीनिया नैरोबी के अंदर। नेक्स्ट आपके पास है यहां पर UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी एब्रीवेशन याद रखिएगा। और UNDP का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क USA के अंदर। न्यूयॉर्क USA के अंदर, ये भी आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। यूनेस्को बड़ा कॉमन फ्रेज है, इसलिए इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कवर्ड अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन इन पंजाब। ओके, सबसे पहले गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, जिसमें यह कहा गया था कि पूरे भारत के अंदर 100 ऐसे शहरों को चूज किया जाएगा, उन्हें एक्स्ट्रा फंडिंग दी जाएगी, उनके लिए एक्स्ट्रा नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी ताकि उन्हें स्मार्ट सिटी बनाई जा सके। स्मार्ट सिटी का मतलब है वर्ल्ड लेवल की सिटी बनाई जा सके, ठीक है, जो पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बेहतरीन शहर है लोगों के रहने के लिए, उस लेवल का बनाया जा सके। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इस स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर पंजाब के कौन कौन से शहर हैं, तो वो है लुधियाना, अमृतसर एंड जलंधर। यानी कि ऑप्शन 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। 1, 2 एंड 4, तो यानी कि इसका आंसर आपके पास क्या बन गया? ए ऑप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका आंसर आपके पास ए ऑप्शन बन गया। स्मार्ट सिटी मिशन जो है 2015 में लॉन्च किया गया था, याद रखिए।
स्मार्ट सिटी मिशन जो है 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था। अभी तक हमारी जो गवर्नमेंट है 7,20,000 करोड़ की टोटल फंडिंग इसके लिए कर चुकी है स्मार्ट सिटी मिशन के लिए। ये भी याद रखिएगा। स्मार्ट सिटी मिशन जो है किस मंत्रालय के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो ये कंट्रोल किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन का मतलब होता है शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट। और इस समय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के जो मंत्री हैं वो है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, हरदीप सिंह पुरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार याद रखिए। क्वेश्चन आता है भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था। तो भारत का पहला स्मार्ट सिटी जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया था कि ये सबसे पहले सिलेक्ट हुआ है, इसे हम स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर रखेंगे, तो वो था उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। दूसरा स्मार्ट सिटी जो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ किया गया था या जिसे चूज किया गया था लिस्ट के अंदर, वो था पुणे, महाराष्ट्र के अंदर। और तीसरा राजस्थान की राजधानी जयपुर। क्लियर होगी बात। थोड़ा सा जल्दी लिख लेना जी, ठीक है। स्पीड फास्ट इसलिए है क्योंकि इतना डिटेल में बताने के लिए 70 क्वेश्चन कवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। मूव टू द थर्ड क्वेश्चन गाइस। थर्ड क्वेश्चन है एंड्रॉयड के ऊपर। बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे कि एंड्रॉयड जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को कह लो या फिर किसी भी तरीके के मोबाइल को कह लो, कंट्रोल करने का, मैनेज करने का काम करता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसके द्वारा बनाया गया है। तो बड़ा छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है गूगल के द्वारा बनाया गया है। एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं iOS बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट एक याद रखना, एक और ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पूछते हैं, बाड़ा, BADA, बाड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये नॉर्मली सैमसंग के फोन में हुआ करता था। बाड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली सैमसंग के ऑपरेशन फोन में हुआ करता था। नेक्स्ट आ जाइए, अगला है रिसर्च इन मोशन। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, रिसर्च इन मोशन। रिसर्च इन मोशन जो है बच्चों ये ब्लैकबेरी के फोन्स में हुआ करता था। आज की जनरेशन ने तो शायद ब्लैकबेरी ना सुना हो, ठीक है। हमारे टाइम पे काफ़ी फेमस थे ये ब्लैकबेरी। क्लियर होगी जी। तो iOS एप्पल का, रिसर्च इन मोशन ब्लैकबेरी के अंदर, बाड़ा सैमसंग के अंदर और एंड्रॉयड जो है गूगल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस करंट अफेयर, साइंस एंड टेक प्लस करंट अफेयर, ठीक है जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम क्या है यार, यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा है, बच्चे को पता ही नहीं चलता कहाँ से पढ़े। एक बंदा किसी और चैनल की वीडियो देखता है, उसमें से मिर्च मसाला डाल के अपनी बना जाता है, ठीक है। तो ये पहचानना सीखो कि कौन सा चैनल एक्चुअली PPSC के लेवल का है और कौन सा नहीं है। नेक्स्ट सबमरीन क्वेश्चन पूछा गया है सबमरीन के ऊपर। कहता जी सबमरीन क्या होती है, जो काफ़ी लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है, ठीक है, और बिना दुश्मन की नज़र में आए ये अटैक कर सकती है। अब इंडिया के पास 6 सबमरीन ऐसी हैं जो स्कॉर्पियन क्लास की हैं। जैसे आप कोई गाड़ी देखते हैं, मर्सिडीज C क्लास, मर्सिडीज S क्लास, ठीक है, वैसे ही सबमरीन्स की भी क्लासेस होती हैं। उनमें से एक क्लास है स्कॉर्पियन। अभी तक इंडिया में 6 स्कॉर्पियन जो है सबमरीन्स है। तो पहली स्कॉर्पियन सबमरीन कौन सी थी ये पूछा गया है। तो इंडिया के अंदर बनने वाली पहली स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन थी उसका नाम था INS कलवरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, INS कलवरी, बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रहे इंडिया के अंदर टोटल 6 ऐसी सबमरीन है। और अगर पूछे सेकंड स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन थी उसका नाम था IS कंदेरी, INS कंदेरी, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते लेते हैं हम। 5वां जो क्वेश्चन है बच्चों ये प्रॉपर जो है फिजिक्स के ऊपर है। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है अगर देखा जाए, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के ऊपर है। ये यूनिट से लिया गया है। आपको अलग अलग चीज़ों के यूनिट दिए गए हैं मैच द कॉलम में, और पूछा गया कि ये जो यूनिट है ये किस चीज़ का है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर हर्ट्ज की बात करी गई है। हर्ट्ज जो यूनिट है ये होता है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम, 1/टाइम। यानी कि मान के चलो ये एक दरवाजा है, ठीक है,
इस दरवाजे से वेव ने निकलना है, इस दरवाजे से वेव ने निकलना है। लिसन मी वेरी केयरफुली। ये हमारे पास एक डोर है, इस डोर से इस वेव ने निकलना है। यहाँ पर एक बंदा खड़ा कर दिया हमने। उस बंदे का काम क्या है कि मुझे ये पता करना है 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स इस दरवाजे से निकल जाती हैं, उसे उस वेव की क्या कहा जाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो पर सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स एक फिक्स पोजीशन से पास होती हैं, उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। नॉर्मली हर्ट्ज जो है आपको रेडियो के ऊपर लिखा मिलेगा, ठीक है, अगर आप कोई रेडियो वगैरह सुनते हो। नेक्स्ट दूसरी बात कर लेते हैं पर सेकंड की। ये वाला पर सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट। पर सेकंड जो है ये डिस्टेंस का यूनिट है। पर सेकंड जो है प्यारे बच्चों ये डिस्टेंस का यूनिट है। 1 पर सेकंड हमेशा याद रखना, 1 पर सेकंड इज इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर, 3.26 लाइट ईयर। ठीक है जी। अब लाइट ईयर क्या होता है उसके लिए फिजिक्स पढ़ो या कहीं से सीखो। लाइट ईयर क्या होता है फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। 1 पर सेकंड इज इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास डेसिबल। डेसिबल जो यूनिट है ये ध्वनि यानी कि साउंड का होता है, आवाज का यूनिट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास MACH, मैक बोलते हैं, ये स्पीड का यूनिट होता है। ठीक है। नॉर्मली जो गाड़ियां होती है उनकी तो स्पीड मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में मापी जाती है, लेकिन जो मैक है ये स्पीड नॉर्मली होती है फाइटर प्लेन्स की या रॉकेट्स की, जो बहुत ही ज्यादा तेज चलते हैं, मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, ऐसे मान के चलो। फाइटर प्लेन्स की या जो रॉकेट्स की स्पीड होती है, ठीक है। जैसे भारत का सबसे बेस्ट लड़ाकू विमान है, अब तो चलो रफेल आ गया, रफेल से पहले था सुकोई, तो सुकोई की स्पीड जो थी 3.5 मैक थी। ठीक है जी, 3.5 मैक है इस तरीके से। तो मैक जो है वो आपको याद रखना है किसका यूनिट है, मैक आपके पास स्पीड का यूनिट है। तो अगर मैं मैच करूं तो ए यानी कि मैक ए मैच कर गया 2 से यानी कि स्पीड से। दूसरा है बी यानी कि डेसिबल, ये मैच कर गया साउंड से, और साउंड है हमारे पास फर्स्ट। तीसरा है हमारे पास सी यानी कि हर्ट्ज, ये मैच करेगा यहाँ पर नंबर 4 से यानी कि फ्रीक्वेंसी से। और उसके बाद है हमारे पास डी यानी कि पर सेकेंड, ये मैच करेगा 3 से यानी कि डिस्टेंस से। तो अब देख लो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन बी आंसर आ गया। दैट्स इट, याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। आप मुझे बताइए ल्यूमिनस इंटेंसिटी के यूनिट क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ल्यूमिनस इंटेंसिटी के यूनिट क्या है। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6, सुपर इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी से। कोई इसे सिविक्स कहता है, कोई इसे राजनीतिक शास्त्र या नागरिक शास्त्र कहता है, कोई इसे कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी कहता है, वट एवर यू वॉन्ट टू से। और ये क्वेश्चन लिया गया है भारत की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों से। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पहले कुछ बातें जान लो। सुप्रीम कोर्ट भारतीय सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक आती है। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन भारतीय संविधान में आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक किया गया। ये बना था 26 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ओरिजिनल नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या नाम था ओरिजिनल? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। बाद में 1950 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को बदल के सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया और ये बना था 26 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल जजेस की संख्या 33 प्लस 1 यानी कि टोटल 34 होंगी है। जिन्हों ने पॉलिटी पढ़ी है, एक जिहड़ा हुंदा उहनूं बोलदे ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय मुख्य न्यायाधीश। 33 होते हैं अदर जजेस। इस समय भारत के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है एन वी रमन। एन वी रमन काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर या करंट अफेयर पढ़ते हो तो एन वी रमन की बहुत सारी स्टेटमेंट्स उसमें आती हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस है वो कौन बनाता है? वो बनाता है कोलिजियम, या ये कह लो इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो कंपोजिशन है। कंपोजिशन यानी कि कौन कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, कौन जज बनेगा, कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, ये डिसाइड करता है कोलिजियम। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं भाई इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इंपावर करता है, मतलब शक्ति देता है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर डिस्प्यूट यानी कि रोला पै जे बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट,
ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ? सुप्रीम कोर्ट चो। लिसन मी वेरी केयरफुली, भारतीय संविधान जो है शक्ति देता है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई अगर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार में किसी मसले को लेकर डिस्प्यूट हो जाए और वो केस एक दूसरे के खिलाफ लड़ना चाहते हो तो वो केस सिर्फ और सिर्फ किस में जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की इस शक्ति को बोलते हैं ओरिजिनल जुडिक्शन। सुपर इंपॉर्टेंट, इस शक्ति को क्या बोला जाता है? ओरिजिनल जुडिक्शन। तो इसका आंसर आएगा भाई डी ऑप्शन, ओरिजिनल जुडिक्शन। ठीक है जी, ओरिजिनल जुडिक्शन। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की लगभग सारी शक्तियां बताऊंगा, याद रखिएगा। ठीक है, पहली चीज क्या याद रखनी है? सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 से 147 के बीच में आता है। 26 जनवरी 1950 को बना था। एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस की संख्या 34 है, 33 + 1। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिनका नाम है एनवी रमन। स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की संख्या जब 1950 में बना था 7 + 1 थे, यानी कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक अदर जजेस, 7 + 1 थे। बात क्लियर होगी। अब धीरे धीरे करके मैं आपको सारी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का वर्णन करवाता हूं। सबसे पहले ओरिजिनल जुडिक्शन। ओरिजिनल जुडिक्शन क्या कहती है? लिसन मी वेरी केयरफुली। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 131 के अंदर आती है। ओरिजिनल जुडिक्शन भारतीय संविधान के आर्टिकल 131 के अंदर आती है। ये कहती है कि अगर कोई ऐसा केस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट के बीच में है। नंबर 2, अगर स्टेट वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट, एक स्टेट दूजे स्टेट के खिलाफ केस लड़ रही है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ वर्सिस अनदर स्टेट, कोई दूसरी स्टेट है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ हैंडल ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ हैंडल नहीं ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ शक्ति ਨੂੰ ओरिजिनल जुडिक्शन किया जाता है। एक चीज याद रखना, इस समय भारत के अंदर टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर टोटल कितनी हाई कोर्ट्स है? 25 हाई कोर्ट्स हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। नेक्स्ट, एडवाइजरी जुडिक्शन। एडवाइजरी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? सलाहकार। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 के अंदर आती है। एडवाइजरी जुडिक्शन भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 के अंदर आती है। और एडवाइजरी जुडिक्शन क्या कहती है कि भाई मैटर रेफर्स टू इट बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है एडवाइस दे सकता है ऐसे किसी भी मैटर के ऊपर जो इसको रेफर किया गया है। रेफर किया गया मतलब जेड़ा इनू भेजा गया किदे द्वारा? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन क्या है कि कोई भी मैटर ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया जाएगा, लेकिन रेफर करेगा कौन? आप या मैं नहीं कर सकते, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस दे सकता है। दिस इज नोन एज एडवाइजरी जुडिक्शन। बात क्लियर होगी। नेक्स्ट है जी एपलेट जुडिक्शन। अब सॉरी, नेक्स्ट एपलेट जुडिक्शन क्या कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पावर है, वो अपने से लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो लोअर कौन होता है? हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट, ठीक है, लोक अदालत, जो भी है। सुप्रीम कोर्ट जो है अपने से छोटी कोर्ट का जो डिसीजन है उसे क्या कर सकती है? उसे पूरी तरीके से ओवर रूल्ड कर सकती है, यानी कि बदल सकती है, उसमें अमेंड कर सकती है, उसमें बदलाव कर सकती है। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? इवन की जो भी छोटी कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है उससे रिव्यू कर सकती है। एपलेट अथॉरिटी का मतलब क्या है, या एपलेट जुडिक्शन का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट आपदे तो जी छोटी कोर्ट है उन्हें जे किसी केस च कोई डिसीजन दिता है ਉਹਨੂੰ ओवर रूल्ड मतलब पूरी तरीके नाल काटा मार सकती है, ਉਹ 'ਚ अमेंड कर सकती है, बदलाव कर सकती है, या ਉਹਦੇ डिसीजन ਨੂੰ रिव्यू कर सकती है भी हाँ मैं देखूंगी भी तूने किवें डिसीजन लिता है, सही लिता है या गलत लिता है। ठीक है जी। रिट जुडिक्शन की होंदी है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ फंडामेंटल राइट्स ਨੂੰ लागू ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ पावर टू इशू द रिट्स for the enforcement of the fundamental rights of the citizen of the India. Clear? That is called the writ judiction. very 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 important question, इसको ध्यान से समझिएगा। और टोटल कितनी रिट्स होती हैं भाई? टोटल हमारे पास 5 रिट्स होती हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। Am I clear? Yes or no? Am I clear? ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 7th क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अच्छा जी, निम्नलिखित में से कौन कौन सी बातें डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में इंक्लूड है। डीपीएसपी जिनका आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आता है, ये भारतीय संविधान के पार्ट 4 का हिस्सा है, पार्ट 4 का हिस्सा है और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक कवर किए जाते हैं। मैं आपको एक कहानी समझाने वाला हूँ, सुनाने वाला हूँ, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1945 के अंदर देश की आज़ादी से पहले जब संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, 1945 के अंदर एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी का नाम था सप्रू कमेटी। 1945 के अंदर एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी का नाम था प्यारे बच्चों सप्रू कमेटी। सप्रू कमेटी ने कहा कि लोगों को 2 तरीके के राइट्स दिए जाएंगे व्हेन वी गेट इंडिपेंडेंस। लोगों को 2 तरीके के राइट्स दिए जाएंगे, सप्रू कमेटी ने कहा। एक जो जस्टिकेबल होंगे, जस्टिकेबल का मतलब है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के अंदर या किसी और कोर्ट के अंदर इन्फोर्स किया जा सकता है, जबरदस्ती लागू करवाया जा सकता है, ठीक है। और एक जो नॉन जस्टिकेबल होंगे, जिन्हें किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, ठीक है, जो अन्यायप्रिय होंगे। क्लियर है। जो जस्टिकेबल राइट्स थे उन्हें हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जो नॉन जस्टिकेबल राइट्स हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं डीपीएसपी। अब आप कहोगे कि सर जस्टिकेबल और नॉन जस्टिकेबल समझ में नहीं आया, उसके लिए पॉलिटी पढ़ो भाई, या तो किसी और से सीखो या हमसे सीखो, ठीक है, या तो कोर्स ले लो हमारा या किसी और का ले लो, जहां से ठीक लगता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आते हैं, पार्ट 4 में आते हैं और ये नॉन जस्टिकेबल होते हैं, ठीक है जी, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब डीपीएसपी के अंदर बहुत सारे आर्टिकल हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, लिसन बी वेरी केयरफुल, इसको याद रखिए। एक आपको डीपीएसपी का आर्टिकल 40 याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 40 जो डीपीएसपी का है वो कहता है ऑर्गेनाइज्ड विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइज्ड विलेज पंचायत, ठीक है, आपको आएगा ऑर्गेनाइज्ड विलेज पंचायत जो है, ठीक है, वो आर्टिकल 40 के अंदर आती है। एक याद रखना है डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। जब बीजेपी पार्टी सत्ता में आई थी तो उन्होंने वादा किया था आने से पहले कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, ठीक है जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 और आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत। डीपीएसपी जो होती हैं वो 3 विचारधाराओं पे आधारित होती हैं, लिसन भी वेरी केयरफुली। डीपीएसपी जो है वो 3 विचारधाराओं पे जो है डिपेंड करती हैं। एक होता है गांधीयन आइडियोलॉजी, ठीक है, गांधीयन विचारधारा। एक होता है आपके पास सोशलिस्ट प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल समाजवादी आदर्श, और एक तीसरा होता है लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल। देखिए मैं आपके पेपर से ऊपर की बातें आपको बता रहा हूं, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। डीपीएसपी 3 तरीके दी विचारधारा ते डिपेंड करता है। कुछ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਗਾਂਧੀਅਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਬਰਲ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 40 ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵਿਲੇਜ ਪੰਚਾਇਤ, ਇਹ ਗਾਂਧੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ 36 ਤੋਂ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। मैंने एक वीडियो बनाई है, ठीक है, ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈंने 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पा दूंगा, उन्होंने देख लियो। खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यानी कि इंसान की खरीद फरोख्त ते या इंसान तो जबरदस्ती लेबर कराने ते साडे संविधान दे विच रोक लगा दी गई है कि यह डीपीएसपी के अंदर आता है। तो याद रखिए प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर आर्टिकल 23 है हमारे संविधान का। अनुच्छेद क्या है? 23वां है। तो 23 तो आता नहीं भाई डीपीएसपी के अंदर, ये गलत हो गया। नेक्स्ट है जी प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ
except for the medical purpose of intoxicating drinks and the other drugs which are injurious to the health। यानी कि संविधान में ऐसे ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ कह लो के ऊपर रोक लगा दी गई है जो इंसान की हेल्थ के लिए गलत हैं, जैसे कि ओपीएम, अफीम, ठीक है, उनका इस्तेमाल सिर्फ मेडिकल पर्पस दवाइयों के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा उनके सारे तरीके के ड्रग्स पर क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। ये जो आपको पॉइंट नंबर 2 दिख रहा है, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 47 के अंदर आता है, ठीक है जी। और 36 से लेकर 51 तक जितने आर्टिकल है वो डीपीएसपी में है। तो 7वें का सिर्फ सेकंड ऑप्शन क्लियर है, ओनली 2, तो बी आंसर आ गया। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। गॉड। नेक्स्ट है जी 8वां क्वेश्चन। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करी थी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है, टू इंश्योर द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल विलिंग हाउस होल्ड इन द कंट्री। दिस स्कीम इज ऑल्सो नेम्ड एज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई स्कीम प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ताकि लोगों को अफोर्डेबल बिजली दी जा सके घरों के अंदर। इस स्कीम का दूसरा नाम क्या है? तो इस स्कीम का दूसरा नाम है सौभाग्य। आंसर सी आएगा। अब इसका नाम पड़ गया है सौभाग्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? ये क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर प्लस इकोनॉमिक्स से है, करंट अफेयर प्लस इकोनॉमिक्स से है, ठीक है जी। इसके अलावा यहां पर आपको उजाला दिख रहा है, उजाला भी एक स्कीम है। उजाला की फुल फॉर्म होती है उन्नत ज्योति, उन्नत ज्योति, ठीक है, UJALA, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल, बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, ठीक है, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs लाइट जो हम लगाते हैं, ठीक है, फॉर ऑल। ये एक उजाला स्कीम थी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए थी, ठीक है जी। एक स्कीम आपको दिख रही है यहां पर नवज्योति। नवज्योति जो स्कीम है ये एक हेल्थ की स्कीम है, हेल्थ स्कीम है। नई रोशनी, नई रोशनी जो स्कीम है ये वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की स्कीम है, ठीक है। तो अपना जो क्वेश्चन था वो खत्म हो गया कि भाई ये जो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है इसका नया नाम सौभाग्य है। दैट्स इट। ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा भाई? इसका आंसर आपके पास सी आएगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, नेविगेशन सिस्टम पूछा गया जो इंडिया ने डेवलप किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेविगेशन सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय द इंडिया। नेविगेशन का मतलब होता है जैसे हम गाड़ी में अगर कहीं जगह का ना पता हो तो एड्रेस भर के GPS लगाते हैं ना, ठीक है, GPS, ये अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम है। उसी तरीके से इंडिया ने भी अपना नेविगेशन सिस्टम बनाया है। बाइडू, बाइडू जो है ये चाइना का है, याद रहे, ठीक है। ग्लोनास, ग्लोनास जो है ये रशिया का, रशिया का जो है नेविगेशन सिस्टम है, याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास GPS, ये मैंने बताया आपको, ये USA का है। तो ये जो नाविक है ये है नेविगेशन सिस्टम इंडिया का। नाविक की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नेविगेशन इंडियन, नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टिलेशन, नेविगेशन इंडियन, NAV यहां पर नेविगेशन बन गया। I का मतलब इंडियन, C का मतलब है कॉन्स्टिलेशन, नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टिलेशन। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। इंडिया का एक और नेविगेशन सिस्टम है IRNSS, एक और नेविगेशन सिस्टम है इंडिया का IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम। ये बात भी आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों। क्लियर होगी बात? हाँ या ना? ठीक है। और तो इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या ही बताया जा सकता है, और तो कुछ नहीं है भाई बताने वाला, ठीक है जी। अच्छा, ग्लोनास की फुल फॉर्म याद रख लो, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट, और ग्लोनास जो है रशिया का है। नेक्स्ट, फिर मैच ऑफ द कॉलम्स आ रहा है, फिर इकोनॉमिक्स प्लस करंट अफेयर मिक्स किया हुआ है यहाँ पर। इसमें पूछा गया है, एक तरफ ये सब स्कीम्स है, पहल, आयुष्मान भारत, ठीक है, अमरूट, अटल मिशन फॉर द रिजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मिशन इंद्रधनुष, और इस तरफ इनके नाम लिखे हैं और आपको मैच करके बताना है। सीधी सी बात ये पूछी गई है। पहल जो है, पहल एक स्कीम है जो LPG गैस की सब्सिडी से रिलेटेड था। तो जो पहला ऑप्शन है जो इससे है वो बिल्कुल सही है। क्लियर है? यहां पर आप लिख सकते हैं कि इसमें पूछा गया कि कौन कौन से करेक्ट मैच है। तो पहला तो बिल्कुल सही करेक्ट मैच है। पहल की फुल फॉर्म याद रखना, PAHAL, पहल एक
स्कीम है जो एलपीजी सब्सिडी, ठीक है, पहला सब्सिडी आया करती सी बहुत ज़्यादा 250-300 रुपये गैस सिलेंडर ਦੇ ਉੱਤੇ, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ याद रखियो, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, ठीक है जी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला है आयुष्मान भारत। ये एक हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम है जिसके तहत बहुत बड़े लेवल पे लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया था, बीमा योजना, ये भी सही है। AMRUT, अमरूट बोल लो, इसकी फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जिसके तहत अर्बन डेवलपमेंट किया जाता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। मिशन इंद्रधनुष एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है जिसके तहत एक जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा जो नया बॉर्न होता है, उसको 8 जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज होती हैं उनके मुफ्त टीके लगाए जाएंगे, जैसे DPT का टीका लगाया जाता है ना, और बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि भाई ये सब ऑल करेक्ट हैं, तो इसका आंसर आएगा D, 1 2 3 4 ऑल करेक्ट, दैट्स इट। नेक्स्ट मूव टू द 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है इसरो के ऊपर। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 से ये काम कर रही है। इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलोर के अंदर मिलेगा। इसके जन्मदाता पंडित जवाहरलाल नेहरू है। नेहरू साहब की मौत तो 1964 के अंदर हो गई थी, लेकिन इसको बनाने का श्रेय नेहरू साहब को ही जाता है। इसरो ने हाल ही में अपनी 100th सैटेलाइट छोड़ी है, और ये छोड़ने के लिए जिस व्हीकल का इस्तेमाल किया, जैसे मान के चलो भाई ये सैटेलाइट है, ठीक है, इस सैटेलाइट को एक तरीके से स्प्रिंग पे बिठाकर या एक तरीके से रॉकेट पे बिठाकर, ठीक है, ऊपर छोड़ा जाता है, ठीक है। उस रॉकेट का नाम है PSLV C40। PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऐसी सैटेलाइट जो अर्थ के पोल्स के ऊपर छोड़नी होती है, उसके लिए PSLV इस्तेमाल होता है। इंडिया के पास एक और व्हीकल है जिसको GSLV बोलते हैं, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। क्लियर है, जब सैटेलाइट को पोल्स को छोड़ के किसी और जगह फिक्स करना होता है तो GSLV इस्तेमाल होता है। तो इसरो ने हाल ही में अपनी 100 सैटेलाइट छोड़ी है थ्रू द PSLV श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, ठीक है, जनवरी 2018 के अंदर। और ये जो सैटेलाइट छोड़ी गई है ये किस सीरीज की थी? ये सीरीज का नाम था कार्टोसैट 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो कार्टोसैट 2 है ना, ये इंडियन ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेटरी का काम करती है। इसका मतलब क्या है कि सर आपने तो इतना औखा शब्द बता दिया। इंडियन ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेटरी क्या है? आ साडा इंडिया ऊपर पोल ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਲਰ ਫੋਟੋਆਂ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜੂਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਟੋਸੈਟ 2 ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू ग्रांट सिटीजन टू ए रिपोर्ट। करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट, बहुत बार कॉमन क्वेश्चन है। किस देश ने हाल ही में किसी रोबोट को जो है अपनी देश की नागरिकता दी है? उस देश का नाम है सऊदी अरेबिया। और जो रोबोट है उसका नाम है सोफिया। अब तो ये भारत कई बार आ चुका है रोबोट सोफिया। एक्चुअल में सोफिया एक रोबोट है जो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मॉडर्न रोबोट है, हर एक चीज़ का जवाब दे सकता है, बिल्कुल ह्यूमन की तरह ये एक्सपीरियंस कर सकता है। तो सऊदी अरेबिया के रियाद में एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सोफिया को पार्टिसिपेट करना था, रोबोट को पार्टिसिपेट करना था, इसलिए सोफिया को सऊदी अरेबिया के द्वारा जो है अपनी सिटीजन ग्रांट करी गई थी। लिसन मी वेरी केयरफुली, एम आई क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर प्यारे बच्चों पूछा गया है कि इन इंडिया हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल। नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल क्या होता है, जरा ध्यान से समझिए। नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल एक नेशनल लेवल की संस्था है जो पानी को उपयोगी, ठीक है, या फिर पानी का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जा सके उसके लिए काम करता है। इसका चेयरमैन कौन होता है? तो याद रहे इसका चेयरमैन होगा खुद। अच्छा, एक चीज और मैं पहले आपको बता दूं नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के ऊपर कि भाई इसके अलावा
पीएम जो है बहुत सारी संस्थाओं का चेयरमैन होता है। पहली चीज, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। यही क्वेश्चन पूछा गया, आंसर है। इसके अलावा पीएम और कौन कौन सी संस्थाओं का चेयरमैन यानी कि हेड होता है? जैसे कि नीति आयोग, नीति आयोग का हेड देश का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है जी। नेशनल इंटेग्रेशन काउंसिल, एनआईसी, नेशनल इंटेग्रेशन काउंसिल। नेक्स्ट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, जो प्लानिंग कमीशन के लिए काम किया करता था, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है जी। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डीएई। इन सभी डिपार्टमेंट्स का जो मुखिया होता है देश का प्रधानमंत्री होता है। किस किस का? नीति आयोग का, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, इंटर स्टेट काउंसिल का। ठीक है जी। या इसके अलावा एक और होती है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, एनसीए। इन सभी को हेड कौन करता है? देश का प्रधानमंत्री। 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। पंजाब जीके से है, सिख इतिहास से है। हमारे पास 4 गुरु साहिबान के नाम दिए गए हैं और इधर 4 उनकी रचनाएं दी गई हैं। आपको बताया है कौन सी रचना किसने करनी है। गुरु नानक देव जी के द्वारा लिखी गई रचनाओं का नाम है असादीवार, असादीवार। गुरु नानक देव जी द्वारा रची गई रचना है असादीवार। एक और रचना इनके द्वारा याद रखना, 12 माह, 12 माह। एक और रचना इनजी के द्वारा याद रखना, जपजी साहिब, जपजी साहिब। इसके अलावा सिद्ध घोष्ट, सिद्ध घोष्ट। इसके अलावा ओंकार। ये सारी रचनाएं जो है, ठीक है जी, गुरु नानक देव जी के द्वारा लिखी गई हैं। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा लिखी गई रचना का नाम है बचित्तर नाटक, चंडी दीवार, जफरनामा, बचित्तर नाटक। ठीक है, जफरनामा, ये भी याद रखना है, चंडी दीवार। नेक्स्ट, गुरु रामदास जी द्वारा लिखे गया है लावा, गुरु रामदास जी द्वारा रचा गया है लावा, LAVAN, लावा। और अगर पूछा जाए गुरु अमरदास जी, तो गुरु अमरदास जी के द्वारा लिखा गया है आनंद साहिब, आनंद साहिब, याद रखिएगा। क्लियर है जी। तो यहां पर जो आनंद साहिब है, अभी मैंने आपको बताया, वो गुरु अमरदास जी के लिए है। ठीक है जी। लावा जो है गुरु रामदास, असादीवार गुरु नानक देव जी, बचित्तर नाटक जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है। इसके अकॉर्डिंग मिलाया जाए तो ए का बनेगा 3rd ऑप्शन, बी का आपके पास बनेगा 4 ऑप्शन, सी का आपके पास बनेगा 2nd ऑप्शन और डी का बनेगा 1st ऑप्शन। 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी आंसर। दैट्स इट। 15th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बाबा बंदा सिंह बहादुर? 4 ऑप्शन, 4 चीजें दी गई हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज बाबा बंदा सिंह बहादुर के लिए सही नहीं है। पहला है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का ओरिजिनल नाम लक्ष्मण देव था, बिल्कुल सही, लक्ष्मण देव या लक्ष्मण दास था। इनका जन्म जो है जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। ठीक है, राजौरी गार्डन के अंदर। ठीक है जी। ये एक राजपूत परिवार से थे स्टार्टिंग में। ठीक है, 1710 ईस्वी से लेकर 1716 ईस्वी तक बाबा बंदा सिंह बहादुर की जो राजधानी थी वो मुखलेसपुर थी और बाद में मुखलेसपुर का नाम बदलकर लोहगढ़ कर दिया गया था, जो प्रेजेंट डे हरियाणा के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। तीसरे ऑप्शन में कहा गया है कि उन्हें पकड़ा गया था और मारा गया था जो मुगल राजा औरंगजेब है उनके आदेश पर, बिल्कुल गलत है। इनको शहीदी दी थी बाय द मुगल राजा फारूकी शियार के द्वारा। फारूकी शियार और उनकी सेना इन्हें पकड़कर, ठीक है, ख्वाजा, दिल्ली के अंदर एक दरगाह है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, वहां पर पकड़ के ले गई थी कि या तो इस्लाम कबूल कर लो या मौत दे दी जाएगी। तो इन्होंने मौत कबूल करी। ठीक है जी। नेक्स्ट, 4th है कि इनका जो इकलौता बेटा था उनका नाम था अजय सिंह, बिल्कुल सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। तो हमें करेक्ट करने हैं, तो हमें ये बताना है करेक्ट कौन सा नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो सी आंसर आएगा इसका। क्लियर है जी। चलिए, ये पहली वीडियो है। आपको इतनी डिस्क्रिप्शन कैसी लगी? अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अच्छे काम को तो शेयर कर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।